if vector p equals to 6 I cap plus 8 j cap and vector q equals to 4 I cap minus 3 j cap, then calculate the magnitude of vector p, vector q, vector p plus vector q, vector p minus vector q, vector q minus vector p और वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। आपसे वेक्टर पी और वेक्टर क्यू दो वेक्टर दे दिया, दोनों वेक्टर फॉर्म में, और 1 से लेकर के 7 तक अलग अलग क्वेश्चन दिया और हर एक क्वेश्चन में जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड पूछा है। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, यहाँ पे हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो पहले आप वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड लेंगे। वेक्टर पी इज 6 I कैप प्लस 8 j कैप, तो 1 को यहीं पे सॉल्व कर ले। वेक्टर पी दे रखा है 6 I कैप प्लस 8 j कैप। यदि वेक्टर पी का मॉड लगाएंगे तो यह पी हो जाएगा, और यदि LHS में मॉड लिए हैं तो RHS में भी मॉड लेना होगा 6I कैप प्लस 8 j कैप का मॉड। और कभी भी I कैप प्लस j कैप वाले का मॉड हो, यह हमेशा होता है रूट अंडर I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज 64, 6 स्क्वायर इज 36, 64 प्लस 36 इज 100, 100 का रूट आपका 10 आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर आपका 10 दिख रहा है। नीचे डायरेक्शन भी दिखाया है, डायरेक्शन के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू टोटल y बाई टोटल x। y कंपोनेंट 8 है और x कंपोनेंट है 6, तो 4/3 यहाँ से अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 4/3। अल्फा के बदले इसने थीटा लिया तो tan इनवर्स 4/3, मैंने अल्फा बोला तो tan इनवर्स 4/3। सेकेंड में बोला कि वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड बताइए। वेक्टर क्यू है 4I माइनस 3j। वेक्टर क्यू है आपका 4I कैप माइनस 3j कैप। मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड पूछा तो वेक्टर क्यू का मॉड लीजिए, तो RHS में भी मॉड ले लीजिए 4I माइनस 3j का मॉड। वेक्टर क्यू के मॉड को आप क्यू लिखेंगे, और अगेन I कैप प्लस j कैप या माइनस j कैप का मॉड होता है रूट अंडर I के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट है -3, तो स्क्वायर। 16 प्लस 9 25 का रूट ले लीजिए, क्यू का मैग्नीट्यूड 5 आ गया। यहाँ भी यदि आप डायरेक्शन tan अल्फा निकालेंगे तो y कंपोनेंट -3 बाई x कंपोनेंट 4 अल्फा आ जाएगा, tan इनवर्स -3/4, तो मैग्नीट्यूड 5, और डायरेक्शन जो होगा x एक्सिस के साथ हुआ होगा tan इनवर्स -3/4। सेकेंड का मैग्नीट्यूड 5 और डायरेक्शन tan इनवर्स -3/4। tan थीटा निगेटिव, या फिर आप क्यू देखिए तो y है निगेटिव और x है पॉजिटिव। पॉजिटिव x और निगेटिव y फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो लिखा है इन द फोर्थ क्वाड्रेंट बिलो x एक्सिस। नेक्स्ट आपसे पूछा वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड। वेक्टर p दे रखा है, वेक्टर q भी दे रखा है, दोनों को पहले ऐड कर ले, और ऐड करने के बाद यह वेक्टर नहीं पूछ रहा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो पहले आप ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद मॉड लगा लीजिए। वेक्टर p है 6I प्लस 8j। वेक्टर q को आप नीचे लिख लीजिए, वेक्टर q इज 4I माइनस 3j। दोनों को ऐड करना है तो आप लिखेंगे वेक्टर p प्लस वेक्टर q। 6 और 4 ऐड होकर के 10, और I के बदले सिंगल I। वेक्टर फॉर्म में ऐड करने का तरीका है कि I वाले को I से ऐड करेंगे, J वाले को J से, तो I वाले को I से ऐड कीजिए तो 6 और 4 10 हो गया, और दोनों I के बदले एक I। 8 माइनस 3 प्लस में 5 आएगा और J हो गया। अब इसका मॉड लेना है तो दोनों तरफ मॉड लगाइए, वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मॉड, तो इधर भी मॉड ले लेंगे 10I प्लस 5j कैप का मॉड। यह तो पूछ ही रहा है तो इसे आप एज इट इज छोड़ दीजिए।
इसे फॉर्मूला फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है। रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा है, केवल इसका ही वैल्यू पूछा तो इसे एज इट इज रहने दीजिए। और आई प्लस जे का मॉड आप निकालेंगे रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 100 प्लस 25 125 का रूट 125 को आप लिखेंगे 25 इंटू 5 25 बाहर आकर के 5 और एक 5 अंदर रह गया। डायरेक्शन यदि आप निकालेंगे वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू का तो tan अल्फा y बाई एक्स, और इस बार y लेना होगा p प्लस क्यू वेक्टर का y5 x 10 tan अल्फा 1/2 अल्फा tan इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड 5√5 और डायरेक्शन tan इनवर्स हाफ। y और x दोनों पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 3 का 5√5 और एंगल tan इनवर्स हाफ दिख रहा है। और मैं पूछा वेक्टर p माइनस वेक्टर q, ऐसे ही सामने सामने लिख लीजिए और इस बार p में से q को माइनस कर लेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं 4 नंबर। वेक्टर p 6i प्लस 8j वेक्टर q 4i माइनस 3j। आपसे पूछा वेक्टर p माइनस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड, तो पहले आप वेक्टर p माइनस वेक्टर q निकाल लीजिए। तरीका वही, आई वाले को आई के साथ माइनस, जे वाले को जे के साथ। क्यू को माइनस करना है तो अभी यह क्यू पॉजिटिव है, जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। 6 माइनस 4 2 आई कैप 8 प्लस 3 प्लस में 11 जे कैप। मैग्नीट्यूड लेना है, दोनों तरफ मॉड लगाइए। मॉड लगाने पे यह हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 11 जे कैप का मॉड, यह हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 11 का स्क्वायर 121 125 आ गया। अगेन यह 5√5। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट, y इज 11 x इज 2, अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 11/2 5√5 और डायरेक्शन tan इनवर्स 11/2। फाइव रूट फाइव और 11/2 को बोलते हैं 5.5, लिखा है दोनों फॉर्म में, तो tan इनवर्स 5.5 आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका 5 नंबर बोल रहा है वेक्टर q माइनस वेक्टर p। q था 4i माइनस 3j और p है 6i प्लस 8j। फोर आई कैप माइनस 3j कैप और वेक्टर p है 6i कैप प्लस 8j कैप। 4i माइनस 3 और 6i 8j। आपको निकालना है वेक्टर q माइनस वेक्टर p का मॉड, तो पहले निकालिए वेक्टर q माइनस वेक्टर p। q में से p को माइनस करना है तो यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस। 4 माइनस 6 माइनस 2 आई कैप माइनस माइनस दोनों माइनस में ही है तो माइनस में ही आएगा। -8 और -3 -11 जे कैप। अब मॉड ले लीजिए तो वेक्टर q माइनस वेक्टर p का मॉड इक्वस टू मॉड ऑफ -2i -11 जे कैप। आई और जे वाले का मॉड रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 11 का स्क्वायर 121 अगेन 125 वैल्यू 5√5 आया। एंगल निकालिएगा तो tan अल्फा इक्वस टू वाई कंपोनेंट -11 x कंपोनेंट -2। x और y दोनों ही निगेटिव दिख रहा है, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। अल्फा यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स 11/2 5√5 और tan इनवर्स 11/2। इसने पॉइंट में ले लिया
-11 का स्क्वायर 121 और 2 का स्क्वायर 4। सॉरी, आपने कहीं गलत कर दिया। 2 का स्क्वायर 4, यह ठीक तो है। 5 के बदले 5 ले लीजिए, √5 आप डाल लीजिए, 2.23 मल्टीप्लाई होकर के 11.15 जैसा अप्रोक्सीमेट में 11.2 11.18 बोला, और tan थीटा 11/2 दिख रहा है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव था तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू। जब भी दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दे दे, वेक्टर पी दे रखा है 6i + 8j और वेक्टर क्यू दे रखा है 4i - 3j, और इसका डॉट प्रोडक्ट बोले वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका, जब भी दो वेक्टर दे दे वेक्टर फॉर्म आई और जे के फॉर्म में, तो तरीका है कि आप आमने सामने लिख लीजिए, आई के सामने आई, जे के सामने जे, और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 × 4 आपका 24 प्लस माइनस -8 × 3 24 24 - 24 0 हो गया। तो वेक्टर क्यू पी डॉट वेक्टर क्यू आपका 0 आ जाएगा। इस वेक्टर का अलग से आपको मॉड या मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, और स्केलर का मतलब ही मैग्नीट्यूड हुआ बिना डायरेक्शन के। लास्ट आपका 7 नंबर में बोला वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू निकालिए डिटर्मिनेंट मेथड से, और वह आएगा आपका आई कैप जे कैप के फॉर्म में, फिर उसका मॉड ले लीजिए। 7 नंबर में आपका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू है। डिटर्मिनेंट मेथड से आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना जानते हैं। यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। पी है 6i तो आई के सामने 6, 8j जे के सामने 8, के नहीं है तो के 0। क्यू था 3i - 4j तो आई के सामने 3, जे के सामने -4 और के सामने 0। 4i - 3j, सॉरी 4i, आई के सामने 4 और जे के सामने -3। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आई कैप ले ले। आई कैप जिस कॉलम में है उसको हटा लेते हैं, जिस रो में है उसको हटा लेते हैं। 8 × 0 0 माइनस साइन दे करके -3 × 0 0, तो 0 - 0 यह पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। जे कैप आप लिखने से पहले हमेशा माइनस लेते हो तो माइनस जे कैप। इस कॉलम को हटाएंगे, इस रो को हटाएंगे। 6 × 0 0 4 × 0 0, तो 0 - 0 यह भी 0। लास्ट वाला प्लस में के कैप, यह खत्म और यह खत्म। 6 × -3 -18 और माइनस साइन दे करके 8 × 4 32, यह पूरा 0 0 और उधर आया 50, तो -50 के कैप। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का वैल्यू आपसे पूछा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड, तो पी क्रॉस क्यू का मॉड लगाएंगे, तो इस पूरे का मॉड ले लीजिए। मॉड से माइनस खत्म, और के कैप एक यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट 7 वाले का आंसर आपका 50 आया। 6 वाले का डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 था। डॉट प्रोडक्ट का आंसर यह 6 नंबर था, 0 था। वेरीफाई कर ले एक बार। डॉट वाले का आंसर 0 दिखा रहा है, और क्रॉस वाले का -50 के कैप का मॉड लेकर के 50 आंसर दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर a = 3i - 2j, वेक्टर b = 2i + 3j, देन फाइंड आउट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। आंसर में आपको दिख रहा है 5.1, मीन्स यह वेक्टर a प्लस वेक्टर b ना निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड लिया है। लास्ट क्वेश्चन में आपने मैग्नीट्यूड निकाला था, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ, तो यहाँ पर इसने सबका मैग्नीट्यूड बताया है। लास्ट में बोला है a क्रॉस b, और आंसर a क्रॉस b हमेशा i और j कैप के टर्म में आएगा।
आंसर दे रहा है मैग्नीट्यूड के टर्म में, मीन्स जो भी है आपका 1 से लेकर के 5 तक, इसमें 4 को छोड़ दिया जाए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही देता है। बाकी यह सारा वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन या भी सब्सट्रैक्शन और क्रॉस प्रोडक्ट सबका मैग्नीट्यूड पूछा है। फर्स्ट देखें तो वेक्टर ए आप लिख लीजिए 3 i कैप माइनस 2j कैप। वेक्टर बी दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पहले निकाल लीजिए। अभी बताया था कि जब भी दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और उसको ऐड करना हो तो i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ। 3 और 2 मिल करके 5i कैप और प्लस 3 और -2 मिल करके 1 j कैप को केवल j कैप लिखेंगे। अब मैग्नीट्यूड ले लीजिए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड यह हो जाएगा 5i कैप प्लस j कैप का मॉड रूट अंडर i का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर 26। यह 5.1 जैसा आना चाहिए। 25 रहता तो 5 होता, 25 से थोड़ा ज़्यादा है तो 5 से थोड़ा ज़्यादा 5.1 आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप tan अल्फा यूज कीजिए। a प्लस बी का y कंपोनेंट 1 है, x कंपोनेंट 5 है, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 1/5 दिख रहा है। सेकेंड में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए लिख लेते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप। वेक्टर बी दिया 2i कैप प्लस 3j कैप। ए में से बी को माइनस करना है तो यहाँ माइनस माइनस और माइनस, यहाँ आप लिखेंगे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 3 - 2 1 i कैप को i कैप लिखेंगे, -2 - 3 -5 j कैप मॉड लगाइए तो मॉड ऑफ i -5 j कैप का मॉड i - j का मॉड रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यह भी आपका रूट अंडर 26 आ जाएगा। सीधा सॉल्व करके 5.1 डाल दें। यहाँ के लिए यदि आप tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा y कंपोनेंट -5 x कंपोनेंट 1 है तो अल्फा tan इनवर्स -5 आ जाएगा। सेकेंड का आंसर 5.1 और tan इनवर्स -5/1 मीन्स -5। 3 में बोला वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए तो वेक्टर बी ऊपर लिखिए। वेक्टर बी इज 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। वेक्टर ए नीचे डालिए 3i माइनस 2j। बी में से ए को माइनस करना है तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ आप लिखेंगे वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए 2 - 3 -1 i कैप और 3 + 2 प्लस में 5 j कैप मॉड लेने पे यह भी रूट अंडर 26 मीन्स 5.1 दिख रहा है। -1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, 26 का अंडर रूट लेंगे तो यह आपका आ जाएगा 5.1। डायरेक्शन यदि निकालें वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का तो tan अल्फा आप लिखेंगे y कंपोनेंट 5 है, x कंपोनेंट -1, अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स -5/1 तो 5.1 और tan इनवर्स -5/1, 3 नंबर में 5.1 tan इनवर्स -5/1 दिख रहा है। 4 नंबर में आपका बोला दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट का काम छोटा होता है तो यहीं पे निपटा लें। वेक्टर ए इज 3i कैप माइनस 2j कैप। वेक्टर बी इज 2i कैप प्लस 3j कैप। ए डॉट बी निकालना मैंने बताया कि सामने सामने लिख लेना है, i के सामने i और j के सामने j और केवल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 2 6 प्लस माइनस माइनस 2 × 3 6 6 - 6 डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाएगा, 0 दिख रहा है। लास्ट में आपसे बोला a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, चूंकि आंसर मैग्नीट्यूड फॉर्म में है तो a और b, a इज 3i - 2j और यहाँ 2 आगे गया प्लस होकर के और 3 पीछे गया प्लस होकर के, यहाँ दोनों प्लस केवल उल्टा हो गया 3i - 2j। तो आइए नेक्स्ट पे आ जाएं।
5 पे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। 2i माइनस 3j था तो 2 माइनस 3 और 0, यहाँ पर i3 हो गया था, यह 2 और यह 0। एक बार वापस से चेक कर ले, 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 उल्टा हो गया, 3 और माइनस 2 और 3 और माइनस 2, 2 और 3, 2 और 3। आई कैप उठा लेंगे, कॉलम खत्म रो खत्म, या 0 या भी 0 तो एक ही 0 डालिए, माइनस जे कैप, यह 0 यह 0, यह खत्म और यह खत्म तो यह भी 0 यह भी 0, प्लस के कैप, यह खत्म 9 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 तो यह प्लस हो जाएगा। यहाँ से आपका आ गया 13 के कैप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब मॉड लेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, तो यह 13 के कैप का मॉड 13 हो जाएगा। के कैप यूनिट वेक्टर है मॉड 1 और आंसर दे रखा है 12.99। यह तो होल नंबर आ रहा है तो पॉइंट आने का कोई चांस है नहीं, यह एग्जैक्टली आपका 13 ही आएगा, पॉइंट आने का कोई चांस नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू 13 आएगा, 12.99 सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला देयर आर 2 वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड आर रिस्पेक्टिवली 2 मीटर एंड 4 मीटर, एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। दो वेक्टर है, एक को वेक्टर ए बोल लीजिए, दूसरे को वेक्टर बी। एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का 4 और बीच का एंगल थीटा 30 दे दिया। कैलकुलेट ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट को आप स्केलर प्रोडक्ट बोलते हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपसे पूछा, यह होता है ए बी कॉस थीटा, ए के बदले 2 दिया, बी के बदले 4 और कॉस थीटा दिया 30 डिग्री। 2 इंटू 4 इंटू कॉस 30 इज √3/2, 2 कैंसिल कर लीजिए। 4 इंटू √3 का वैल्यू 1.732, मल्टीप्लाई करने पे यह 6.92 आ जाएगा। ए भी था मीटर में, बी भी है मीटर में, तो ए डॉट भी आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, तो यूनिट केवल ए और बी का लेंगे। नेक्स्ट बोला मैग्नीट्यूड ऑफ दियर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा। अभी आपने देखा था कि जब भी वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो पहले आप ए क्रॉस बी निकालते हो डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर उस रिजल्ट का मॉड लेते हैं। यहाँ पर ए और बी का मैग्नीट्यूड दिया है, वेक्टर फॉर्म नहीं दिया है, तो ए क्रॉस बी के मॉड का डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, ए बी साइन थीटा और A2 B4 साइन थीटा इज 30, 2 इंटू 4 इंटू साइन 30 हाफ, ए भी मीटर बी भी मीटर, तो यह पूरा मीटर स्क्वायर में आंसर आपका आ जाएगा 4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। वेक्टर ए इक्वल्स टू दिस मच एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू दिस मच। दो वेक्टर फॉर्म में दे दिया और उसके बीच का एंगल आपसे पूछ लिया। तो वेक्टर ए दे रखा है 3i कैप प्लस 2j कैप, वेक्टर बी दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप। जब भी दो वेक्टर फॉर्म में दे दे और आपसे पूछे दोनों के बीच का एंगल, तो आप सबसे पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर डॉट प्रोडक्ट कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। इधर वाले ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिख लेंगे, वेक्टर ए के हेल्प से इसका मॉड लेके ए निकाल लेंगे, वेक्टर बी का मॉड लेके बी निकाल लेंगे, तो ए और बी का वैल्यू डाल लेंगे,
वहाँ से कॉस थीटा आ जाएगा, फिर आपका थीटा या तो डिग्री में नहीं तो कॉस इनवर्स में आ जाएगा। हम लोग काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले जब भी एंगल पूछे, दो वेक्टर वेक्टर फॉर्म में और बीच का एंगल पूछे तो पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। डॉट प्रोडक्ट के लिए कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, यह आपका आ गया 8। अगले स्टेप में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए दे रखा है, यहाँ से यदि आप ए निकालेंगे दोनों तरफ मॉड लेकर के तो ए हो जाएगा रूट अंडर 3a² प्लस 2a²। और यदि बी निकालेंगे तो रूट अंडर 2a² प्लस 1a²। यह 9 प्लस 4 रूट 13 और यह आएगा 4 प्लस 1 रूट 5। तो ए के बदले रूट 13, बी के बदले रूट 5, कॉस थीटा इक्वस टू 8। यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे 8 डिवाइडेड बाई यह दोनों एक साथ रूट में आकर के 13 इंटू 5 65 हो जाएगा। यहाँ से थीटा यदि आप निकालते तो आपका आंसर आता कॉस इनवर्स 8 बाई रूट 65। आंसर कॉस इनवर्स में नहीं है, टैन इनवर्स में। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। किसी एक एंगल को थीटा बोल लिया। कॉस होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, इसका मतलब बेस 8 होना चाहिए और हाइपोटेनस रूट अंडर 65। परपेंडिकुलर निकालेंगे तो रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर रूट अंडर हाइपोटेनस रूट 65 का जब स्क्वायर करेंगे तो 65 माइनस बेस 8 का स्क्वायर 64 रूट अंडर 1, 1 का रूट 1 आ गया। यहाँ से आंसर चूंकि टैन इनवर्स में है तो पहले इस ट्रायंगल से आप टैन थीटा निकाल लीजिए। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर 1 और बेस 8। एंगल थीटा आपको दिख गया होगा टैन इनवर्स 1/8। नेक्स्ट आपका दो क्वेश्चन है 30 और 31, दोनों में वही काम करना है जो आपने 29 में किया। वेक्टर ए वेक्टर फॉर्म में और वेक्टर बी भी वेक्टर फॉर्म में और उसके बीच का एंगल पूछ लिया। नेक्स्ट में भी एंगल पूछ लिया, करके दिखा दे रहा हूँ। वेक्टर ए दिया आई कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर बी दिया 2i कैप प्लस 4j कैप। दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट निकालने के लिए हम लोग कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यदि वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो तो 1 इंटू 2 2 प्लस 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 3 इंटू 4 12, ये आपका 14 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ए डॉट बी को आप लिखेंगे ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए के हेल्प से ए निकालिए, ए हो जाएगा रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, या रूट अंडर 10 आ गया। वेक्टर बी के हेल्प से बी निकालिए, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 4 प्लस जे का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 20 आ गया। ए के बदले रूट 10, बी के बदले रूट 20, कॉस थीटा इक्वस टू 14। कॉस थीटा जब आप निकालेंगे यह आ जाएगा 14 बाई रूट अंडर 20 इंटू 10 200। 200 में से 100 बाहर आया तो 10 और अंदर में रूट 2, तो यह आएगा 14 बाई 10 रूट 2। 2 से कैंसिल कीजिए 7/5। कॉस थीटा आपका आया 7/5 रूट 2। थीटा आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स 7/5 रूट 2। आंसर दे रखा है कॉस इनवर्स 0.98। आप 7 में पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए 1 पॉइंट समथिंग, और फिर यह 1.2 आ जाएगा, और फिर उसमें जब रूट 2 से डिवाइड करेंगे आपका यहाँ आंसर मैच करना ही करना है। नेक्स्ट आपका 31 में भी एंगल पूछा। वेक्टर ए इज गिवन 6i कैप माइनस 8j कैप, वेक्टर बी इज 4i कैप प्लस 3j कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए एंगल निकालने के लिए। 24 माइनस 24 0, और जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। चूँकि डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड है ए बी कॉस थीटा, और यदि थीटा 90 होगा फिर जाकर के ही डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आप पूरा करना चाहें तो ए डॉट बी को लिखिए ए बी कॉस थीटा। यहाँ आपको चूंकि राइट साइड में 0 ही है तो अलग से ए और बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ए और बी का कुछ भी वैल्यू हो वह 0 के डिवाइड में जाकर के 0 ही होगा। तो सिंपली कॉस थीटा इक्वल्स टू 0,
कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखिए, इस जीरो को आप लिखेंगे कॉस 90 डिग्री। यहाँ से आपका थीटा 90 डिग्री दिख रहा है। यहाँ पर भी वही हाल, नाम बदल दिया, पहले वेक्टर ए वेक्टर बी बोलता था, अब वेक्टर पी और वेक्टर क्यू बोल दिया और दोनों के बीच का एंगल पूछ लिया। वही काम करें, वेक्टर पी 2i कैप प्लस 4j कैप, वेक्टर क्यू 4i कैप माइनस 2j कैप। एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 8 माइनस 8 0। आगे बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ भी एंगल आपका 90 ही आने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर पी का वैल्यू दे दिया, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्यू भी दे दिया, वेक्टर फॉर्म में यहाँ भी एंगल पूछा, यहाँ पर एक के कैप भी ले लिया। तरीका अभी भी वही होगा, वेक्टर पी इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप, वेक्टर क्यू इज 4i प्लस 2j माइनस 4k। पहले दोनों का डॉट निकाल लीजिए, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू 4 इंटू 2 8 प्लस 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 4 इंटू 2 8 माइनस 4 इंटू 4 16, 8 प्लस 8 16 माइनस 16 0। जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 एंगल 90 डिग्री, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री। नेक्स्ट आपसे बोला वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू पी क्यू के इक्वल है, तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल बताइए। वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू बोला है पी क्यू के इक्वल, यह गलत दिया है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पी क्रॉस क्यू वेक्टर होगा और पी क्यू स्केलर है। तो यहाँ पर इसे पी क्रॉस क्यू का मॉड लगाना चाहिए था, तो क्वेश्चन में मैं मॉड लगा दे रहा हूँ। मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू पी क्यू के इक्वल हो सकता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू कभी पी क्यू के इक्वल नहीं होगा। अब मॉड ऑफ पी क्रॉस क्यू को आप लिखेंगे पी क्यू साइन थीटा, यह हो गया पी क्यू के इक्वल, पी क्यू कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1। और जब भी साइन थीटा 1 तो साइन 1 होता है 90 डिग्री पे, तो 1 को आप साइन 90 लिखेंगे, थीटा आपका 90 डिग्री आ जाएगा 34 का। नेक्स्ट बोला 35 में वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इक्वल टू 0। यहाँ पर या तो 0 के ऊपर वेक्टर देगा तब जाके पॉसिबल है, या फिर ये RHS में 0 मीन्स स्केलर लिया है तो यहाँ मॉड लगाना होगा। और यहाँ भी एंगल पूछ लिया। लास्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ देख ले 35 को, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू का मॉड 0 के इक्वल, इसे आप लिखिए पी क्यू साइन थीटा। जीरो के इक्वल, यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, 0 जाएगा पी क्यू के डिवाइड में, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन 0 होता है 0 डिग्री पे, तो इस 0 को आप साइन 0 डिग्री लिखेंगे, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। नेक्स्ट बोला इफ वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। अभी 2-3 बार बताया कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो एंगल हमेशा 90 डिग्री। आप यदि सॉल्व करना चाहें फिर भी तो लिख लीजिए वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू 0, इसे आप लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा, या 0 के इक्वल कॉस थीटा 0 बाई पी क्यू 0 कॉस थीटा, और कॉस 0 होता है 90 डिग्री पे, तो इस 0 को आपने कॉस 90 लिखा, थीटा का वैल्यू यहाँ से 90 डिग्री आपको दिख गया होगा। नेक्स्ट बोला मॉड वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू पी क्यू, तो पी और क्यू के बीच का एंगल पूछा, वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू इक्वल टू पी क्यू
पी डॉट क्यू को लिखेंगे पी क्यू कॉस थीटा, और यह पी क्यू के इक्वल पी क्यू कैंसिल होकर इधर 1 आया, कॉस थीटा 1, और कॉस 1 हुआ करता है 0 डिग्री पे, तो इस 1 को आप कॉस 0 डालेंगे, थीटा का वैल्यू आपको 0 डिग्री दिख गया होगा। नेक्स्ट बोला इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी। यह छोटा में एक ठीक क्वेश्चन है। 3 वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, और आपसे बोला है कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ पर क्रॉस पहले लिया है सी क्रॉस ए क्रॉस बी, कभी ए आगे रहता सी अंदर, कभी बी आगे सी अंदर, ए के जगह बी, बी की जगह सी, कोई भी हेर फेर हो, जब भी 3 वेक्टर हो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर और तीनों का ही क्रॉस प्रोडक्ट पूछ ले किसी भी ऑर्डर का, पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी बोले, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, वह क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा आपका 0 आया करेगा। लाने के लिए हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड से जब आपका क्वेश्चन बता रहा है कि ए बी और सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो फिजिक्स में आप 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स जानते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो आप वेक्टर ए को बोल लीजिए आई कैप, वेक्टर बी को एज्यूम कर ले सकते हैं जे कैप, और वेक्टर सी को एज्यूम कर ले सकते हैं के कैप। पूछा आपसे सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो सी क्रॉस ए क्रॉस बी यदि आपको निकालना हो तो आप इसे लिखेंगे सी के बदले के कैप क्रॉस ए के बदले आई क्रॉस बी के बदले जे, के को के छोड़ दीजिए, क्रॉस आई क्रॉस जे के होता है, और जब भी के क्रॉस के लिखेंगे तो मॉड ऑफ के साइन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और साथ में एक एन कैप, वह पूरे को 0 वेक्टर बना देगा। तो यहाँ पर बेसिकली यदि मॉड लेता तब तो आंसर 0 सही था, मॉड इसने लगाया नहीं, तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी वेक्टर और 3 का भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, तो यह स्केलर वाला 0 ना होकर के वेक्टर वाला 0, वेक्टर 0 आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट यदि हम लोग इस 38 को ही दूसरे तरीके से देखें, तो जब भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, एक इधर, इसे आप ए बोलिए, इसे बी बोलिए, और सी जो होगा वह जेड एक्सिस की तरफ कुछ बाहर की तरफ होगा, वेक्टर सी, ए है एक्स की तरफ, बी है वाई की तरफ। आपसे पूछा सी क्रॉस ए क्रॉस बी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इस दोनों ही गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो ए क्रॉस बी या तो आपका आउटवर्ड आएगा या फिर इनवर्ड। मैं स्क्रू रूल से चेक करके बता दूं तो ए क्रॉस बी आपका स्क्रू खुल रहा है आउटवर्ड होगा, तो पूरा ए क्रॉस बी आउटवर्ड मीन्स जेड की तरफ, और यह सी भी जेड की तरफ मीन्स ए क्रॉस बी और सी दोनों सेम डायरेक्शन, और जब भी 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन तो बीच का एंगल 0 डिग्री। जब आप इसे परफॉर्म करते सी क्रॉस ए क्रॉस बी, तो डिफिनीशन से आप उसको लिख सकते थे मॉड ऑफ सी, फिर अगला आप इस पूरे वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर मान करके वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड, फिर साइन लिखते और एंगल डालते इसके और इसके बीच का। आपको अभी दिखा कि ए क्रॉस बी जेड की तरफ और सी भी जेड की तरफ, तो एंगल 0 डिग्री, साथ में एन कैप साइन 0 0, इस पूरे टर्म को हमेशा 0 वेक्टर बना देगा। किसी केस में यदि आप ए को यहाँ लेते हैं बी को यहाँ, तो ए क्रॉस बी फिर आपका जेड की तरफ ना होकर के माइनस जेड, सी रहेगा बाहर, तो ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण सी है जेड की तरफ, ए क्रॉस बी है माइनस जेड की तरफ, और अपोजिट डायरेक्शन का एंगल 180, तो फिर आप यहाँ साइन 0 के बदले पुट करते साइन 180, साइन 0 का भी वैल्यू 0 और साइन 180 का भी वैल्यू 0, तो अगेन यह पूरा वैल्यू 0। यहाँ से रेडीमेड रिजल्ट याद रखिए कि कभी भी आज के बाद 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो और किसी का भी किसी दूसरे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पूछे, या म्यूचुअली तीनों का एक दूसरे के साथ क्रॉस पूछ ले, तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू हमेशा 0 वेक्टर आया करेगा और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 वेक्टर्स सच दैट दियर रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वह वेक्टर ए पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहा है, एंड इन मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए। रिजल्टेंट जो है वह मैग्नीट्यूड में ए के इक्वल है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी का क्या मैग्नीट्यूड होगा
मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए पता है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पूछा है ए के टर्म में। फिगर ड्रॉ करें तो वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर ए के परपेंडिकुलर, तो इधर आप वेक्टर आर रिजल्टेंट दिखा लीजिए। वेक्टर बी को कहीं यहाँ जाना होगा ताकि ए और बी का रिजल्टेंट उसके बीच से पास करे। ए और बी के बीच का एंगल आप थीटा मान लीजिए। रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल दे रखा है 90 डिग्री। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मॉड लेंगे तो यह ए के इक्वल बता दिया। तो यहाँ पर आपको दो डाटा दिया, एक तो बताया कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड ए है। तो पहले दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आर इक्वस टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर इक्वस टू आ जाएगा रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से आर का वैल्यू ए के इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यह ए स्क्वायर उस साइड जाके माइनस हो गया तो LHS में आपका 0 आया, RHS में बचा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ से दोनों जगह से आप b कॉमन ले लीजिए, b के बदले b प्लस यह 2a cos थीटा, इधर 0 आया। b यदि आप निकालेंगे तो यह पूरा 0 के डिवाइड में जाके b इक्वस टू 0 हो जाएगा और b 0 हो नहीं सकता क्योंकि दो वेक्टर में यदि एक नल वेक्टर हो जाए तो रिजल्टेंट कभी भी a के परपेंडिकुलर पॉसिबल नहीं है। तो सिंस b कैन नॉट बी 0, देयरफॉर आप इस पार्ट को 0 के इक्वल करेंगे। तो b प्लस 2a cos थीटा को यदि आप 0 करते हैं और यहाँ से cos थीटा निकालते हैं, b RHS में जा करके माइनस बी और 2a डिवाइड में, तो cos थीटा आ जाएगा माइनस बी बाई 2a। इसे आप इक्वेशन 1 बोल लीजिए। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि रिजल्टेंट जो है वह ए के परपेंडिकुलर है। पैरेललोग्राम रूल से आप जानते हैं कि रिजल्टेंट का ए के साथ जो एंगल है उसे हम लोग अल्फा बोलते हैं और अल्फा का वैल्यू रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल मीन्स अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आपका 90 दे दिया। और tan अल्फा का फॉर्मूला जानते हो, b साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो नेक्स्ट आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए रिजल्टेंट के डायरेक्शन का, tan अल्फा इक्वस टू b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan के बदले tan, अल्फा इज 90 डिग्री इक्वस टू b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। tan 90 इन्फिनिटी इक्वस टू b साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इन्फिनिटी को नीचे ले जाएं तो यह ए प्लस बी कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा LHS में। तो ए प्लस बी कॉस थीटा इक्वस टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा यदि समथिंग आपका फाइनाइट नंबर हो। यहाँ से जब आप cos थीटा निकालेंगे तो यह cos थीटा ए उधर गया तो माइनस ए और b जाएगा डिवाइड में इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 के LHS में cos थीटा, 2 के भी LHS में cos थीटा, दोनों का LHS सेम तो RHS भी सेम हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस बी बाई 2a इक्वल हो जाएगा माइनस ए बाई बी के। माइनस माइनस आप कैंसिल कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर के। यहाँ से जब आप b निकालेंगे दोनों तरफ रूट लेकर के तो 2 रूट के अंदर एक बाहर आ जाएगा तो रूट 2a, जिसे इसने लिखा a रूट 2। नेक्स्ट है आपका फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर वेक्टर ए विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। वेक्टर ए का कंपोनेंट पूछा, कंपोनेंट बोले तो एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट या फिर जेड कंपोनेंट, और यह वेक्टर ए एक्स वाई और जेड तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। मैं मान ले रहा हूँ कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया
तो वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा। वेक्टर ए वाई के साथ भी थीटा ही बनाया, क्योंकि बोला है कि तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो एक्स के साथ थीटा बनाया तो एक्स कंपोनेंट ए कॉस थीटा, वाई से थीटा बनाएगा तो वाई कंपोनेंट भी ए कॉस थीटा, जेड से भी थीटा ही बना रहा है तो जेड कंपोनेंट भी ए कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट भी हो जाएगा ए कॉस थीटा, और जेड कंपोनेंट भी हो जाएगा ए कॉस थीटा। जब भी किसी भी वेक्टर का एक्स वाई और जेड कंपोनेंट दिया हो और यदि उस वेक्टर को आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स वाले कंपोनेंट के साथ आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के साथ के कैप। तो यहाँ आप लिखेंगे ए कॉस थीटा के साथ आई कैप प्लस ए कॉस थीटा वाई कंपोनेंट के साथ जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट ए कॉस थीटा है इसके साथ के कैप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लीजिए कि दोनों तरफ मॉड लगा लीजिए। तो वेक्टर ए का मॉड ए हो जाएगा और इस पूरे का मॉड एज इट इज डालिए, या दो स्टेप में कर लीजिए। वेक्टर ए का मॉड तो उस साइड भी मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए कॉस थीटा जे कैप प्लस ए कॉस थीटा के कैप का मॉड। इस तीनों को गलती से भी ऐड करके 3a cos थीटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक आई में है, एक जे में और एक के में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तब ऐड होता है जब तीनों सेम डायरेक्शन में रहता है। इसे आप लिखेंगे ए, और आई प्लस जे प्लस के वाला का मॉड हमेशा निकालते हैं रूट अंडर कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके। आई का कॉफिशिएंट ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट ए कॉस थीटा का स्क्वायर। यह ए कॉस थीटा का स्क्वायर 3 बार ऐड हो रहा है, तो अलग अलग ना करके आप 3 इंटू ए कॉस थीटा का स्क्वायर एक ही बार कर लें। स्क्वायर से रूट कैंसल तो 3 रहेगा रूट के अंदर, बाहर में आया ए कॉस थीटा, यह ए रहा, ए और ए कैंसिल कर लीजिए। कॉस थीटा जो आपने अननोन थीटा माना था, कॉस थीटा आपका आ गया 1/√3। आपका कंपोनेंट पूछा है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर ए एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट इक्वल ही दिख रहा है, तो कोई भी कंपोनेंट आप लिख लीजिए। तो हर एक कंपोनेंट आपका है ए कॉस थीटा, ए के बदले ए और कॉस थीटा के बदले 1/√3। कंपोनेंट आ गया ए डिवाइडेड बाई √3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स शोन इन फिगर। फोर्स आपको दिख रहा है 15 न्यूटन का एक, 8 न्यूटन का दूसरा और 20 न्यूटन का तीसरा, टोटल 3 फोर्स दिया है और आपसे इस तीनों फोर्स का रिजल्टेंट पूछ लिया। जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना होता है या रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम लोग कंपोनेंट मेथड यूज कर लेते हैं। वेक्टर का आप कुछ नाम दे सकते हैं, ओ है इसे आप ए बोल लीजिए, यह ओ बी और यह ओ सी। पहले एक टेबल बना करके एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल ले। यहाँ पर एक्स कंपोनेंट और यहाँ पर आप लिखेंगे वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट वेक्टर ओ ए का और वाई यहाँ पर वेक्टर ओ ए का, फिर वेक्टर ओ बी का भी एक्स और वाई और वेक्टर ओ सी का भी एक्स और वाई। ओ ए का मैग्नीट्यूड 15 है तो 15 कॉस और एक्स के साथ एंगल 53, 15 कॉस 53 का वैल्यू 0.601 बताया, तो आप सिंपलिसिटी के लिए 0.6 ले लीजिए, यह आपका 9 आ जाएगा। वाई कंपोनेंट 15 साइन 53, 15 साइन 53.798 है, जिसे सिंपलिसिटी के लिए 0.798 को 0.8 बोले, या 12 आ जाएगा। ओ बी पूरा का पूरा वाई पे है तो वाई कंपोनेंट इसका 8 हो जाएगा, एक्स 0 हो जाएगा। ओ सी थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव और वाई भी निगेटिव,
y के साथ 37 तो x के साथ 90 माइनस 37, निगेटिव में 20 cos 90 माइनस 37 मीन साइन 37 आप लिख ले सकते हैं, माइनस 20 इंटू साइन 37 0.6 ले लीजिए, या 12 आ जाएगा माइनस में, और y कंपोनेंट लेंगे तो माइनस 20 cos 37 माइनस 20 cos 37 का वैल्यू 0.798, इसे 0.8 एज्यूम कर लीजिए कैलकुलेशन इजी करने के लिए, तो यह 16 आ जाएगा माइनस में। यहाँ से अब आप टोटल x कंपोनेंट निकाल लीजिए। टोटल x कंपोनेंट -12 + 9 -3, और टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे तो 12 और 8 20, 20 माइनस 16 4 आ जाएगा। रिजल्टेंट r होता है रूट अंडर टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल y कंपोनेंट का स्क्वायर, 9 + 16 25 का अंडर रूट आपका 5 आ जाएगा। न्यूटन में इंडिविजुअल वेक्टर न्यूटन में, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी न्यूटन में आ गया। डायरेक्शन के लिए आप यूज कर ले सकते हैं tan अल्फा। tan अल्फा होता है टोटल y कंपोनेंट बाई टोटल x कंपोनेंट, tan अल्फा -4/3, यहाँ से अल्फा आप tan इनवर्स -4/3 बोल ले सकते हैं। इसने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके डिग्री में 127 डिग्री बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स वेक्टर F इक्वल्स टू दिस मच न्यूटन डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल थ्रू दिस मच। यह फोर्स का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में और यह डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दे दिया। आपसे पूछा फाइंड द वर्क डन। वर्क पावर एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क डन जो होता है वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो वर्क डन के लिए आप निकालेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स को आप वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए जैसा दे रखा है, वेक्टर F इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर S दे रखा है 3i कैप प्लस 6k कैप। जब भी दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वर्क के लिए, वेक्टर F डॉट वेक्टर S, दो वेक्टर जब भी वेक्टर फॉर्म में डॉट निकालने के लिए कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 12 प्लस 5 × 6 30, यह आपका 42, और वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, तो 12 जूल आंसर दिया और आ रहा है 42 जूल। तो यह आंसर सही इसका है नहीं, आंसर 42 जूल होगा। 4 × 3 12 और 30, 30 + 12 42 जूल होगा। 12 जूल मिस प्रिंटिंग है, आप इसे 42 जूल कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg मूव्स फ्रॉम पोजीशन दिस मच मीटर टू पोजीशन दिस मच मीटर ड्यू टू अ फोर्स ऑफ दिस मच। इनिशियल पोजीशन यह है, फाइनल पोजीशन यह है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस कर लीजिए। फाइनल पोजीशन आपका हो जाएगा 10i माइनस 2j प्लस 7k, में से माइनस करेंगे इनिशियल पोजीशन 6i प्लस 5j माइनस 3k को, माइनस करने पर 10 - 6 4i आएगा। यह माइनस j को मिला तो -5j और -2j, 5 और 2 7j, के है 7 प्लस में, और माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 k कैप हो गया। यह आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर आपका दे रखा है, वेक्टर F का वैल्यू 10i कैप -3j कैप प्लस 6k कैप। डॉट प्रोडक्ट में आप वेक्टर F डॉट वेक्टर S लिखें या वेक्टर S डॉट वेक्टर F, दोनों सेम ही आता है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर है तो A डॉट B को आप B डॉट A लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करें तो 40 + 21 + 60, 40 + 60 100, और 100 + 21 121 जूल, 121 जूल आपको आंसर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फोर्सेस ऑफ इक्वल वैल्यू
1 न्यूटन एक्स एलोंग साइड बी सी सी डी डी ई ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दियर रिजल्टेंट। 3 फोर्स है, 3 इक्वल फोर्स और सबका मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि 1 ना लेकर के 3 फोर्स बी सी के लॉन्ग जो है उसका मैग्नीट्यूड ए बोल लीजिए, सी डी वाला भी ए और डी ई वाला भी ए ले लीजिए, और बाद में आप इस ए का वैल्यू पुट कर लेंगे 1 न्यूटन। और अपने को बी सी सी डी और डी इस 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो कंपोनेंट मेथड ही आप यूज करते हो। एक टेबल बनाइए एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। वेक्टर बी सी है पहले, तो वेक्टर बी सी, सेकेंड वेक्टर वेक्टर सी डी, थर्ड वेक्टर इज वेक्टर डी। अभी तक आपने जहां भी 2 से ज़्यादा वेक्टर ऐड किया था वहां पर वेक्टर का आपको एंगल दे रखा था एक्स या वाई के साथ। यहाँ आपने 1, 2 और 3 को ऐड किया था तो एक्स का इस वेक्टर ओ ए का एक्स के साथ एंगल दे रखा था, या पूरा का पूरा वाई पे है मीन्स वाई के साथ एंगल 0 दे रखा है, या थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वाई से एंगल दे रखा है। तो आपको क्वाड्रेंट पता चल जाता था कि कौन सा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है और किससे कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर यदि हम लोगों को वेक्टर बी सी का कंपोनेंट लेना हो तो पता नहीं चल रहा है कि यह कहाँ पे है सिचुएटेड। तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो जाए तो आप क्या करें कि वेक्टर के टेल को ओरिजिन मान करके एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। तो यह वेक्टर बी सी का टेल होगा बी पे और इसे ओरिजिन मान के हम एक्सिस ड्रॉ करें तो यह आपको ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव एक्स, ऊपर पॉजिटिव वाई, लेफ्ट निगेटिव एक्स और नीचे निगेटिव वाई, यह वेक्टर बी सी पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे दिख गया। तो इसका एक्स कंपोनेंट ए हो जाएगा, वाई हो जाएगा 0। सेकेंड वेक्टर सी डी का नहीं पता चले तो इसका टेल सी को ओरिजिन मान करके एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। यह आपको वेक्टर सी डी फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह राइट साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ वाला सेकेंड, नीचे वाला थर्ड और यह फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दिख गया, लेकिन अब इसका एंगल नहीं पता चल रहा है एक्स के साथ या फिर वाई के साथ। तो इस वेक्टर का एक्स या वाई के साथ एंगल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यह टोटल एंगल या यह टोटल एंगल कितना है। क्योंकि यह पॉलीगन आपका रेगुलर है, रेगुलर हेक्सागन है, इसका मतलब है कि सारा साइड इक्वल होगा। इसका लेंथ ए तो यह भी ए, यह भी ए, और बाद में आप इस ए को 1 न्यूटन का फोर्स के इक्विवेलेंट कर लेंगे। तो यदि सारा साइड इक्वल है तो यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, सारा एंगल भी इक्वल होगा। और किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल, हर एक एंगल निकालने का आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन यह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, जहाँ n होता है नंबर ऑफ साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री, इक्विलेटरल के लिए नंबर ऑफ साइड n3, आप 3 पुट करेंगे यहाँ पे तो आपको 60 आएगा। ए स्क्वायर का ईच एंगल 90, ए स्क्वायर के लिए n का वैल्यू 4 डालेंगे आपका 90 आ जाएगा। रेगुलर पेंटागन 108 डिग्री, n का वैल्यू 5 पुट करने पे आएगा। और हेक्सागन के लिए जब आप n6 पुट करेंगे तो यहाँ एक एंगल आएगा 120 डिग्री का। तो आपको दिख रहा है कि यह पूरा यहाँ से यहाँ तक यह टोटल एंगल सी या बी सी डी एंगल भी 120 होगा। और यहाँ से यहाँ तक 90 है, यह निगेटिव एक्स और यह पॉजिटिव वाई, यह टोटल 90 है यहाँ से यहाँ तक। और इस एंगल को आपने बोला 120, यहाँ से यहाँ तक 90, तो रिमेनिंग एंगल 120 माइनस 90 आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस वेक्टर सी डी का वाई एक्सिस के साथ यह एंगल आपको 30 दिखा, वाई के साथ 30 है तो एक्स के साथ 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। मीन्स वेक्टर सी डी एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स के साथ 60 बना रहा है। तो इस वेक्टर सी डी का एक्स कंपोनेंट जब लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ए फिर कॉस और एक्स के साथ का एंगल 60, ए कॉस 60, कॉस 60 1/2, ए इंटू 1/2 को आप a/2 लिखेंगे।
और इस सी डी का वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस 30, या तो साइन 60 बोले या फिर कॉस बोले तो 30 बोलना होगा, ए इंटू कॉस 30 √3/2। इसे आप लिख सकते हैं √3a/2। डी पे आ जाएं, डी पे तो इसके भी टेल को ओरिजिन मान के आप एक्सिस ड्रॉ कीजिए। यहाँ से यहाँ टोटल 120 है, यह 30, यहाँ 90, तो 90 30 120, यह 60 और नीचे 60, तो ऊपर भी 60 होना होगा क्योंकि पूरा एंगल सी डी ई पॉलीगन का या हेक्सागन का 120, तो यह एंगल आपका 60 आ गया। तो डी ई का एक्स निगेटिव एक्स के साथ एंगल 60, तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा माइनस में ए कॉस 60 माइनस a/2। एक्स के साथ 60 है तो y के साथ यह 30 बनाएगा, y कंपोनेंट a cos 30, a cos 30 आया था √3a/2, तो यहाँ भी आ जाएगा √3a/2। अब टोटल x और टोटल y कंपोनेंट निकाल लें, तो टोटल x कंपोनेंट जब आप निकालेंगे माइनस a/2 प्लस a/2 0, केवल a बचा, और टोटल y कंपोनेंट निकालेंगे तो यह तो 0 ही है, √3a/2 प्लस √3a/2 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू √3a/2, 2 कैंसिल होकर के √3a आ जाएगा। रिजल्टेंट r का फॉर्मूला यूज कीजिए, √अंडर टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल y कंपोनेंट का स्क्वायर, यह हो जाएगा √अंडर a² रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 3a² 3a² प्लस a² 4a² का रूट ले लेंगे तो 2a आ जाएगा। ए का वैल्यू बोला था कि हर एक साइड के अलोंग आपने ए अप्लाई किया, इसने बोला कि 1 न्यूटन, तो ए का वैल्यू जब आप 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1, यहाँ से 2 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ए के टर्म में काम करने का फायदा यह हुआ कि आपको दिख गया कि जब भी हेक्सागन का यह साइड ए है तो 1 2 3 तीनों का जब भी आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो वह रिजल्टेंट 2a आया करेगा। यदि किसी क्वेश्चन में याद देता था 5 न्यूटन, तो 2 इंटू 5 10, कभी 20 20 और यहाँ भी 20, ए के टर्म में आपका 2a, ए का वैल्यू 20 पुट करते तो 2 इंटू 20 40 न्यूटन आ जाता। तो ए के टर्म में काम करके याद रख लेना ज़्यादा आसान है। और यहीं से हम लोग जब आगे बढ़े तो पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में आप जानते हैं कि कभी भी यहाँ से यहाँ इनिशियल यह है, यहाँ से यहाँ एक वेक्टर, यहाँ से यहाँ दूसरा वेक्टर, और कोई वेक्टर जो डायरेक्ट आपको इनिशियल से फाइनल पहुँचा दे तो यह डायरेक्ट वाला वेक्टर रिजल्टेंट होता है इस दोनों का। एक सेकेंड एग्जाम्पल से यहाँ वेक्टर ए, यहाँ से यहाँ वेक्टर बी, यहाँ से यहाँ वेक्टर सी, तो कोई ऐसा वेक्टर जो आपको डायरेक्ट पहुंचा दे इनिशियल से फाइनल एरो ऊपर की तरफ, इसे आप बोलिए वेक्टर डी। तो वेक्टर डी इस तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट या वेक्टर सम होता है। इसी कंसेप्ट को यदि हम यहाँ यूज करें तो आपने देखा एक हेक्सागन बना लीजिए, नाम दिया था बी सी डी और ई। बी से सी एक वेक्टर, सी से डी दूसरा और डी से ई तीसरा। आपने चलना शुरू किया था, बी से पहुंच गए आप ई पे, तो जो रिजल्टेंट होगा वह रिजल्टेंट आपको बी से ई डायरेक्ट पहुंचा देगा, और यह डायरेक्ट रिजल्टेंट आपको दिख रहा होगा इस हेक्सागन का डायगोनल। और जब आपने बी सी सी डी और डी का यहाँ रिजल्टेंट निकाला तो साइड ए था, तो यह 1 2 और 3 तीनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2a आया। इसका मतलब कि यह जो डायगोनल आपको दिख रहा है इस डायगोनल का लेंथ भी 2a होगा। हेक्सागन का जब भी आज के बाद हेक्सागन रेगुलर होना चाहिए, मीन सारा साइड इक्वल, तो कभी भी किसी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए हो तो डायगोनल का लेंथ हमेशा 2a हुआ करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप दूसरे लॉजिक से मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं। आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है और अभी आपने देखा था कि एक एंगल 120 का, हर एक एंगल 120 होगा, तो सेंटर से आप इसे मिला लीजिए, तो इधर 60 और इधर भी 60, सेंटर से इधर मिलाएंगे तो इधर भी 60 और इस साइड भी 60 होना होगा। सेंटर से इसको मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, सेंटर से हर एक वर्टेक्स को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ 60 यहाँ 60,
ट्रायंगल के कारण यह भी 60, यह 60, यह 60, तो यह 60। तो यह साइड यदि ए है तो यह साइड भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के कारण ए। इसी तरीके से यह साइड ए था, यह साइड ए था, सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो यह साइड भी ए। यह पूरा डायगोनल यहाँ से यहाँ ए और यहाँ से यहाँ ए, 2a। तो कभी भी रेगुलर हेक्सागन का साइड ए हो तो डायगोनल हमेशा 2a आया करेगा। एक रेगुलर हेक्सागन के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल होने के कारण सेंटर से यहाँ तक ए, तो सेंटर से यहाँ भी ए, और टोटल लेंथ आपका 2a आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल आर गिवन बाय x इक्वल्स टू दिस मच एंड y इक्वल्स टू दिस मच, देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी कर रहा है और y कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ वेरी कर रहा है, और कोऑर्डिनेट x और y दोनों में है, तो दोनों डायरेक्शन में स्पीड होगा या दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। तो यदि आप x डायरेक्शन का स्पीड vx निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करना होगा dx/dt, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट जो है वह कांस्टेंट नहीं है, तो आप वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, वेरिएबल है और फॉर्मूला था वेलोसिटी का डिवाइड फॉर्म में, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ऑपरेटर लिख लीजिए d/dt, x का वैल्यू दे रखा है at², a कांस्टेंट को आप बाहर ले लीजिए, तो d/dt ऑफ t², a के बदले a और t² का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 2t, तो यह पूरा x का वेलोसिटी vx आ गया आपका 2at। इसी तरीके से y का वेलोसिटी निकालेंगे तो यह dy/dt हो जाएगा। ऑपरेटर d/dt, y के बदले आप पुट करेंगे bt², तो y के बदले डालिए bt², b कांस्टेंट बाहर, d/dt t², b के बदले b, t² का टाइम के रिस्पेक्ट में 2t, वेलोसिटी y वाला vy आपका आ जा रहा है 2bt, vx और vy दोनों आ गया। यदि आप वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वेक्टर भी हो जाएगा vx के साथ i कैप प्लस y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है vy के साथ j कैप, 280, vx है 280, तो 280 के साथ i कैप, vy है 2bt, इसके साथ j कैप ले लीजिए। आपसे वेलोसिटी नहीं पूछा, स्पीड पूछा है, मीन्स वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो दोनों तरफ मोड लेंगे LHS में भी, और i और j वाला का मोड हमेशा होता है √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 280 का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर, दोनों जगह से 2² और t² कॉमन, तो बाहर आकर के 2t हो जाएगा। 2 और t का स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो बचेगा a² प्लस b², यही आपका आंसर होगा 2t √a² प्लस b², 2t √a² प्लस b²। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वी फाइनली लाई डाउन ऑन आवर बेड इन द नाइट सिंस द टाइम वी रोज फ्रॉम द सेम बेड इन द मॉर्निंग। सुबह में जब आप अपने बेड से उठते हैं उस समय से लेकर के और रात में जब आप उसी बेड पे सोते हो, तो उठने से लेकर के सोने तक, बेड पे सोने तक का डिस्प्लेसमेंट पूछा। आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अभी दोनों पॉइंट के बीच कुछ डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपको कम होता हुआ दिख रहा होगा, और जब दोनों पॉइंट एक ही जगह आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0। कभी भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक जगह तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। आप सुबह में उठे थे बेड से, दिन भर कहीं भी गए, लेकिन शाम को फिर रात को उसी बेड पे आए, तो इनिशियल पोजीशन भी बेड और फाइनल पोजीशन भी वही बेड, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला, M and N आर 2 साइट्स फ्यू किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ परफेक्टली फ्लैट प्लेन रोड। एक फ्लैट प्लेन रोड है और उस पे M और N 2 साइट है, 2 अलग अलग जगह है, तो आप एक M बोल लीजिए और एक प्लेस N बोल लीजिए। फ्लैट है पूरा सीधा जैसा। A girl takes off from M
इन अ हेलीकॉप्टर सर्किल्स राउंड एंड देन लैंड्स एट एन। एक लड़की है जो कि एम से हेलीकॉप्टर से एम पॉइंट से उड़ना शुरू की, सर्कल से राउंड लगाई और जाकर के एन पे ठहर गई। दो चार चक्कर लगाई होगी, लेकिन इनिशियल पॉइंट एम था और कितना भी चक्कर लगाए फाइनल पोजीशन उसका एन है। While on the other hand, a man walks from M to N। दूसरा एक आदमी है, वह M से N डायरेक्ट वॉक किया। आपसे पूछा कंपेयर्ड दियर डिस्प्लेसमेंट। कंपेयर मीन्स रेशियो लेना। तो M से N का जो यह कर्व है यह डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सपोज M से N यदि 4 मीटर, तो लड़की के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 4 और मैन के लिए भी डिस्प्लेसमेंट 4। जब भी आप रेशियो लेंगे तो 4/4 1। M से N 10 मीटर, तो लड़की के लिए भी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 10 मीटर ही, और मैन के लिए भी 10, तो 10/10 1:1 आपका रेशियो हो जाया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, इज इट करेक्ट डैट मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड किसका? सम ऑफ टू वेक्टर। सम ऑफ टू वेक्टर को आप रिजल्टेंट बोलते हो, और उसका मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा मस्ट बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमेशा मस्ट बी ग्रेटर, हमेशा ही ग्रेटर होगा। तो आप दो वेक्टर ले लीजिए, एक का मैग्नीट्यूड 15 राइट की तरफ और एक का मैग्नीट्यूड 5 लेफ्ट की तरफ। रिजल्टेंट निकालेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में आप जानते हैं कि रिजल्टेंट बड़ा मैग्नीट्यूड में से छोटा को माइनस करते हैं, 15 - 5 10 न्यूटन हो जाएगा राइट की तरफ। अब यह जो रिजल्टेंट है यह आइदर वेक्टर से बड़ा बोल रहा है, यह 5 से तो बड़ा है लेकिन 15 से यह छोटा है। तो ऐसा हमेशा हो या जरूरी नहीं है, किसी पार्टिकुलर केस में हो सकता है, जैसे दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाता है, या 15 न्यूटन और या 5 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आता 20 न्यूटन। और इस केस में रिजल्टेंट आइदर वेक्टर दोनों से ही बड़ा है, लेकिन हर बार यह दोनों से बड़ा हो या जरूरी नहीं है। कई बार तो ऐसा होगा कि दोनों से ही छोटा हो जाए। एग्जाम्पल के लिए दो वेक्टर आप ले लीजिए सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट आपका आएगा 0, और यह जो मैग्नीट्यूड आया है वह आइदर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से छोटा है। तो यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, तो आंसर नो दिया। नेक्स्ट बोला, इज इट करेक्ट दैट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब लेंथ होता है। यह एक वेक्टर है और वेक्टर का किसी को x कंपोनेंट लेना हो, इसके लिए आप वेक्टर a के हेड से x पे परपेंडिकुलर डालते हैं और ओरिजिन से a तक का यह लेंथ कहलाता है वेक्टर a का x कंपोनेंट। तो यह यदि हम लोग केवल कंपोनेंट बोले, कंपोनेंट मीन्स यहाँ से यहाँ का लेंथ, तब वह स्केलर हुआ करेगा, क्योंकि आपने लेंथ बताया उसका डायरेक्शन नहीं बताया। लेकिन कभी यदि आप बोलते हो x कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट बोलने का मीनिंग हो गया कि x लेंथ तो है और डायरेक्शन x में है, तो मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन बता दिया। कभी आप बोलते हैं y कंपोनेंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, यह लेंथ वेक्टर ए का कंपोनेंट तो होगा, और यदि आप बोले कि y कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन भी बता दिया। तो केवल यदि कंपोनेंट बोलते हैं उसके साथ x y या z नहीं बता रहे हैं, तब तो वह स्केलर होगा। और कभी बोला जाए कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए या x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी, तो कंपोनेंट मीन्स लेंथ के साथ x या y डायरेक्शन भी बता रहा है, फिर वह वेक्टर हो जाएगा। यहाँ बोला, इज इट करेक्ट दैट कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर का केवल कंपोनेंट बोल रहा है, डायरेक्शन x y नहीं बोल रहा है। इज अ वेक्टर, तो कंपोनेंट वेक्टर नहीं होगा जब तक कंपोनेंट के साथ आप डायरेक्शन नहीं बताइए, तो आंसर नो दिया, सही दिया। नेक्स्ट बोला, इज इट करेक्ट टू से दैट इफ अ वेक्टर इज 0 देन ईच ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मस्ट बी 0। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। यदि कोई वेक्टर 0 मैग्नीट्यूड का हो तो क्या उसका तीनों कंपोनेंट 0 होगा? तो आप एक
वेक्टर ए लेके चेक कीजिए, इसका एक्स के साथ एंगल थीटा। वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आप बोलते हैं ए कॉस थीटा। लेकिन यदि कभी इसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए ना हो के जीरो हो जाए, नल वेक्टर हो जाए, वेक्टर इज जीरो, इफ अ वेक्टर इज जीरो, जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर हो जाए, तो यहाँ ए के बदले आप जीरो डालेंगे, एक्स कंपोनेंट जीरो, वाई कंपोनेंट में भी पहले आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, जेड कंपोनेंट में भी मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही है जीरो, तो मैग्नीट्यूड से आप कॉस थीटा में मल्टीप्लाई करें कंपोनेंट के लिए या साइन थीटा में, हमेशा ही आपका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट जीरो आएगा। मीन्स नल वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट या किसी भी डायरेक्शन में कंपोनेंट लीजिए, नल वेक्टर का सारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या किसी स्पेसिफाइड एक्सिस ए बी एक्स वाई वाई जेड किसी के भी एलोंग कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा। तो यह ऑप्शन आपका सही बताया है। कंप्लीट हो गया यह चैप्टर।